यूज जब हमारे पास वेरिएबल फ्लो हो, जब हमारे पास करंट का जो फ्लो है ना, जो चार्ज का फ्लो है वो चेंज हो रहा हो। अब जैसे मान लो किसी एक सेकंड में कम चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी दूसरे सेकंड में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी वाला। अच्छा, अगर हम करंट और टाइम ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया क्या होगा? क्या होगा? चार्ज। चार्ज होगा करंट और ग्राफ में। ओके, करंट स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। स्केलर है। तो करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर स्केलर क्यों है? ये पैरेललोग्राम रूल को फॉलो नहीं करता है। जब भी कोई क्वांटिटी को वेक्टर होना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करें। तो ये पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन है, स्टिल ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय करंट? डेफिनेशन ऑफ करंट? The flow of electric unit time in a particular direction. Yes, flow of charges in a particular direction. तो अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर्स की। सर एक जो क्वेश्चन में डाउट था, अभी लूंगा बेटा, पहले ये पॉइंट समझा दूं फिर लूंगा। सो अभी ये देखो मेटेलिक कंडक्टर्स। अब देखो बच्चों, मानो आपके पास यहाँ ये एक कंडक्टर है। आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है कंडक्टर्स का? किसी भी, कोई भी एक एग्जाम्पल, जिस जो चीज कंडक्टर हो इसका। आयरन रोड, आयरन वायर और कॉपर। कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सिल्वर भी है, तो हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एक बात बताओ कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 283। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3। वैलेंस होते हैं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये एल्यूमिनियम का एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। आपको केमिस्ट्री में ऐसा सिखाया गया कि यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये एल्यूमिनियम का एटम होगा, ये अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये ऐसा बन जाएगा एल्यूमिनियम आयन बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28। मेरा क्वेश्चन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? यहाँ लॉस तो हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां गए? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। अच्छा, ये हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम है बच्चे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा नाम हो सकता है, आप इसको कह सकते हो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स। में ये 3 वर्ड्स लिखे हो सकते हैं, फ्री, मोबाइल, अनबाउंड। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो और एक तो ये एल्यूमिनियम आयन हो गए, तो ये जो एल्यूमिनियम आयन बना है ना बच्चे, ये बड़ा हैवी होता है, मास में बहुत भारी होता है, हैवी। तो इस मेटल के अंदर, इस एल्यूमिनियम के अंदर ये आयंस अपने पोजीशंस पे ऐसे फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं। जहां पर भी वो एटम था वहां ये आयंस अपनी जगह पर ऐसा फिक्स पड़े रहते हैं। लेकिन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब अपने आप में फ्री हैं। इस वर्ड के ऊपर जोर दो कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अपने रूम की, हमारे रूम की, सराउंडिंग्स की थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्मल एनर्जी समझते हो? बताओ थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। तो हमारे सराउंडिंग्स में टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण कुछ हीट है, ये उस हीट एनर्जी को अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये हीट एनर्जी ले लेते हैं, और इस हीट एनर्जी को लेकर ये सभी इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन परफॉर्म करने लगते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि मूव करने लगते हैं, लेकिन किसी की कोई डायरेक्शन नहीं है फिक्स मूव करने की, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इधर जा रहा है, ये अपना इधर जा रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है।
तो इस तरह से इस डायग्राम को कहा जाता है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है बिल्कुल रैंडम। अब जब ये इलेक्ट्रॉन सारे रैंडम मूव कर रहे हैं, सो व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट हियर? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट? 0 सर। 0? क्यों? इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, फिर तो क्यों? सर डायरेक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। अब करंट का मतलब यही नहीं है कि बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करें, वो तो बात ठीक है, चार्ज तो मूव करें, लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, एक रैंडम मोशन है। अच्छा, अब बात आती है बच्चे, अगर हम उसी सेम कंडक्टर को, तो आपकी वॉइस अच्छी तरह नहीं आ रही, थोड़ी दब से की आ रही है। अगर हम उस सेम कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच कर दें, एक सेल से अटैच कर दें। अब ये देखो, ये मैंने यहां पर एक सेल ले लिया, इस सेल या बैटरी से मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए ऐसे, क्या लगता है आपको ये बैटरी क्या काम करेगी? यहां पर गैस क्या काम होगा इस बैटरी का? हम जो जानते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो भैया हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो हम लोग वहां पे बैटरी लगाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बैटरी करेगी क्या? यहाँ पे आपने सर्किट बना दिया, फिर ये बैटरी का क्या काम है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो कुछ बच्चों का यहाँ आंसर आ रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देगी। और क्या उससे आगे की सोच सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वो जिसकी वजह से लाइन कर देगी मतलब करंट सर। करंट बना को देगी। affect बेटा करेगी। ये तो आप मेन बता रहे हो ना, मैं कह रहा हूं उसके अंदर के प्रोसेस को सोचो कि बैटरी लगाने से क्या होगा। सो पहला पॉइंट यहाँ पे जैसे देववर्ष ने आंसर दिया है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यहाँ पे देववर्ष ने आंसर दिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर, बिल्कुल ठीक बात है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बनाएगी, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो बैटरी का ये बड़ी वाली लाइन हम बनाते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ये वाला एंड बैटरी का हाइयर पोटेंशियल पर होता है, और ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसको हम लोअर पोटेंशियल वाला एंड कहते हैं। तो हमारे कंडक्टर का ये ए बी एंड यहाँ पे बैटरी के हाइयर पोटेंशियल पर ज्वाइंट है, और ये एंड पॉजिटिव भी है, तो ये वाला एंड हमारा हाइयर पोटेंशियल हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे कंडक्टर का एंड, ये वाला एंड नेगेटिव पर कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला आता है जिसका कैपेसिटर में भी हर जगह यूज होता है, ये फॉर्मूला। प्लीज एक्सप्लेन दिस वन। क्या है इस फॉर्मूला के अंदर? ईच टर्म मींस E इज इक्वल टू dv बाई dr में बताइए बच्चे, हर टर्म का क्या मतलब है? सर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सर डीवी पोटेंशियल डिफरेंस और डीआर डिस्टेंस। कुछ बच्चे ना इसको dv को, इस dv को बोलते हैं पोटेंशियल, तो ये सबसे बड़ी गलती है। dv सिंबल यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रहे, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। ये फॉर्मूला में ये बता रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बना लेंगे बैटरी की हेल्प से, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। व्हाट इज E इक्वल्स टू dv बाई dr मींस कि आपने तो प्रोड्यूस करा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या प्रोड्यूस हुआ? बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए मैं आपको कहता था इससे आगे की सोचो, इससे आगे क्या आएगा, तो आप आंसर करोगे सर इससे आगे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां पर इस कंडक्टर के अंदर ए बी वाले एंड से सी डी वाले एंड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे ये पिंक लाइन से शो कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो क्या ये बात कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है किसी को? कुछ इसमें अटपटा सा लग रहा है कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? कहीं ऐसा पढ़ाया हूं कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं? पढ़ाया था कहीं पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता?
कहाँ पे पढ़ाया था? Yes, sir. टॉपिक Yes, sir. Yes, sir. किस टॉपिक में पढ़ाया था? Sir, टॉपिक था, electrostatic show. वेरी गुड अमीशा, Sir, राइट please. आंसर इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ कंडक्टर। इस वर्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है बच्चे चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कभी भी चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मूव ना कर रहे हो, रेस्ट में हो, तब किसी कंडक्टर के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन अगर चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो कंडक्टर के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। यहाँ पे चार्जेस कैसी स्टेट में है बच्चों, रेस्ट में या मोशन में? यहाँ जो Motion. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम बात कर रहे हैं, दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। अभी यहाँ क्या पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे आयंस थे, तो ये देखिए यहाँ पे ये आयंस में ड्रॉ कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, और बच्चे उस इलेक्ट्रॉन का मोशन में मैं इंटरेस्टेड हूं। बताओ इस इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा था? यस, टेल मी आंसर। रैंडम मोशन। अब बच्चों जो यहां पर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन हो रहा था, अब नहीं होगा। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर लगा दी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई सम फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला कि कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लग सकता है? कैन यू गेस द फॉर्मूला? QE. QE, वेरी F गुड। upon. F इज इक्वल टू QE। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने लगता है। ये फॉर्मूला होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया है बैटरी के कारण, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इस बैटरी के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गए, तो इसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। कैन यू गेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? किस डायरेक्शन में फोर्स? अपोजिट टू द Opposite. इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कैसे पता लगा बेटा? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव है, इसलिए बेटा जब इस Q की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट दिस पॉइंट, फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू फील्ड। फोर्स हियर एक्ट्स अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिटिवली फोर्स लगने लगता है। अब इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पहले बच्चे रैंडम मोशन में थे, अब वो यहाँ रैंडम मोशन में नहीं रहते हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Force of electric field. So electrons start drifting towards the positive end of the conductor. Can you tell me what is the meaning of this word drifting? Drifting. Can you guess? Can you think what is the meaning of this word drift? Drift क्या होता है? Drift फोर्स उस साइड जाने लग जाना। देखो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्मूथली नहीं जा रहा। प्लीज फोकस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ सर्कल किया है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन चलेगा एकदम, देखो पहले तो ऐसे जा रहा था रैंडम, थर्मल एनर्जीज को मान लो इधर लेके जा रही थी ये ब्लू वाले वेक्टर के अलोंग। अब अचानक क्या हुआ, अचानक इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा एकदम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव एंड की तरफ जाना चाहता है, ऐसे इस पॉजिटिव एंड की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? क्या ये सिर्फ इस येलो वाले वेक्टर के अलोंग चला जाएगा? क्या ये सिर्फ ब्लू वाले वेक्टर के अलोंग चला जाएगा? आंसर है नहीं, ये जाएगा, प्लीज गेस करिए किधर, इन दोनों के, उनके रिजल्टेंट के यस इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग ये यहां पर जाने लगेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग ये मूव करेगा। तो बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे ये मूव करने लगा। ऐसे जाते जाते देखो यहाँ सामने क्या पड़ा है, ये क्या है, क्या है यहाँ पर, ये आयन।
तो ये चलते 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 एकदम उस आयन से टकरा जाएगा। बच्चों जब कोई चीज ऐसे टकराते टकराते घसीटते हुए एक तरफ जाए, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट से मेरा मतलब है घसीटते हुए जाना, टकराते हुए जाना, बिल्कुल एकदम स्मूथली नहीं जाना। भाई एक तो है कि ये जो पेन है इसको ऐसे ही जाना था और ये सीधा जा रहा है, अभी देखो बीच में ये रुकावट आ गया, मेरा हाथ आ गया, तो ये क्या कर रहा है, इसके टकराने के बाद भी रुक नहीं रहा, इससे टकराया, अपनी डायरेक्शन कुछ बदली, फिर अभी उसी तरफ जाना चाहता है। इस तरह का एक्शन जहां पे कोई चीज टकते हुए चलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्लियर हो जाएगा ये वर्ड ड्रिफ्टिंग? यस और नो? Yes. चलिए, तो अभी आप अपने नोट्स में, मैं आपको नोट शो कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए इस टॉपिक के साथ। देखिए ये आपके नोट्स का फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पर आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं इस टॉपिक में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर। इस टॉपिक के लिए आप एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए। व्हाट हैपेंस टू द चार्जेस in presence of electric field, in presence of electric field and in absence of electric field, and in absence of electric field? बताइए, what happens to these electrons in presence of electric field and in absence of electric field? क्या आंसर होगा? सर एब्सेंस में तो वे रैंडमली मूव करते हैं, और प्रेजेंस में? प्रेजेंस बोलो। में सर ड्रिफ्ट। प्रेजेंस में हमें वर्ड बोल, वो ड्रिफ्ट करते हैं। क्या वर्ड बोलना है? ड्रिफ्ट। अब ये देखो, इस पैराग्राफ को रीड करो एक बार। मैंने लिखा है कंडक्टर्स एट द रूम टेम्परेचर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिए, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन टेक अप थर्मल एनर्जी। ये क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग की कौन सी एनर्जी ले लेते हैं? थर्मल। एंड ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी दे मूव्स रैंडमली। अब ये मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया कि ये यहाँ रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब ड्यू टू देयर रैंडम मोशन दे डू नॉट कंस्टिट्यूट एनी करंट, यानी यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका मोशन रैंडम होता है, और ड्यू टू रैंडम मोशन यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होती है। एज करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ नीचे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ड्रिफ्ट का, जिसमें यहाँ पे देखो मैंने क्या लगाया है, ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो कैसे लगाया है, इस वाले एंड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है और ये दूसरे एंड को मैंने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है। देखो इस वर्ड को मिस नहीं करना है। यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये आयंस कैसे हैं अपनी जगह पर? फिक्स्ड है। चलिए बात कर लेते हैं कि ये आयंस अपनी जगह पर क्यों फिक्स्ड हैं। देखिए ये आयंस इसलिए अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं क्योंकि ये आयन ना इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बड़े हैवी होते हैं। देखो यहाँ जो एल्यूमिनियम आयन है उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, उसके अंदर 13 प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं। तो इस आयन का मास इस इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ मार्क कर देते हैं कि ये बहुत हैवी पार्टिकल होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। और जो हम लोगों ने बैटरी लगाई है वो बैटरी इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देती है कि भाई अपना हमारे जो आयंस हैं वो भी मूव कर सकें। क्यों हम लोग बैटरी लगा रहे हैं 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट की, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि इन आयंस को मूव कर सकें। ठीक है, इसलिए आयंस का बिहेवियर कैसा होता है, तो नोट कर लीजिए कि आयंस हमारे सिर्फ रैंडम मोशन आयंस हमारे सिर्फ अपनी पोजीशंस पर वाइब्रेट कर सकते हैं। नोट्स में ही इसको साथ में नोट कर लीजिए कि जो आयंस हैं वो सिर्फ अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट होते रहते हैं, थोड़े हिलते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके बीच में से ड्रिफ्ट करते हुए मूव करते हैं। तो चलिए बताइए मुझे इस बात का आंसर, व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टर in absence of electric field and when we place a conductor in presence of electric field? जल्दी से आंसर चाहिए मुझे। In absence of electric field, ions move randomly.
यस, एब्सेंस के अंदर ये कोई करंट नहीं बनाएंगे क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम हो रहा होगा, और प्रेजेंस के अंदर ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे। तो अब देखो टॉपिक कौन सा आ रहा है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, हेडिंग रीड Drift करिए, नेक्स्ट Drift पॉइंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपने पढ़ा कि ये यहाँ जा रहे हैं, ये मैंने डायग्राम पे आ जाता हूँ, देखिए इस डायग्राम में जैसे मैंने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन इस ए बी वाले कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ, और बीच में पड़े इन फिक्स्ड आयंस के साथ टकराते हुए जा रहे हैं, कोलाइड करते हुए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई इन आयंस की जो वेलोसिटी होगी, जिस स्पीड से ये जाएंगे, क्या वो स्पीड बहुत लार्ज होगी या बहुत कम होगी? क्योंकि जैसे ये चलेंगे तो इनके सामने एक आयन आ जाएगा जिससे ये टकरा जाएंगे, फिर इन पे दोबारा फोर्स लगता ही रहेगा लगातार, F इज इक्वल टू QE के अकॉर्डिंग, और ये उस पॉजिटिव एंड की तरफ जाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस बीच क्या ये बहुत हाई वेलोसिटी गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? क्या इनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी? क्या इनकी वेलोसिटी मीडियम रेंज में होगी? तो आपका क्या मानना है, क्या लगता है आप लोगों को? बताओ। स्लो होगी सर। कम हो स्लो होगी, range मीडियम रेंज में होगी। अच्छा, हाई तो नहीं होगी? हाई तो कोई नहीं मानता। नो तो बच्चों आंसर है कि इन High. इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ही स्लो होगी, सिर्फ स्लो नहीं, बहुत बहुत ज्यादा स्लो। पता है कितनी स्लो? इतनी धीरे चलते हैं, इतनी धीरे ये चलते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इन्हें 3.5 घंटे का टाइम लगता है, 3.5 आवर, इतनी धीरे। और ये स्पीड होती है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड में 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस ही चल पाते हैं। तो अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस टॉपिक में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की आखिर कितनी वेलोसिटी होती है जब ये मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर्स के एंड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को एक डेफिनेशन के थ्रू। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन याद करेंगे आप सब बच्चे। सो डेफिनेशन है, इट इज, एक सेकेंड बेटा, इट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी by which free electrons in a conductor drift towards positive end of conductor in presence of external electric field, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे ये इसकी डेफिनेशन रहेगी, इट इज द एवरेज थर्मल, नहीं है बेटा ये गलती से मैंने वर्ड लिख दिया, इसको काट देना, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं पहले बात कर रहा हूं बेटा, एक एक वर्ड को समझा रहा हूं, ध्यान दो। मैंने पहला वर्ड लिखा है एवरेज। एवरेज इसलिए क्योंकि मेरे इस कंडक्टर के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं था बच्चों, इसके अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स कुछ अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, इसलिए मैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी ले रहा हूं। फिर मैं लिख रहा हूं कि ये वो एवरेज स्पीड है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो दूसरा वर्ड यहाँ पे ड्रिफ्ट आता है, जिसका अर्थ है भाई टकराते टकराते आयन से दूसरे एंड पर पहुंच रहे हैं। कहां पर पहुंच रहे हैं? तो आगे बताया भाई पॉजिटिव एंड पे जा रहे हैं। और उनके मूव करने का मतलब एक एंड की तरफ जाने का रीजन क्या है? तो बताया कि भाई ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम लोग इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट? अभी कोई कुछ पूछ रहा था बीच में? सर आप स्पीड बता रहे थे, हाँ वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वल होती है? हाँ, वो जो मैंने अभी स्पीड बोली थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है। अभी जो मैं डेरिवेशन करूंगा उससे एक फॉर्मूला डेराइव होगा, उस फॉर्मूला में जब मैं सारे पैरामीटर्स, मतलब जो वो फॉर्मूला आएगा उसमें हर चीज की वैल्यू पुट करके जब हमने देखी, तो हमारा जो आंसर आया ड्रिफ्ट स्पीड का वो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड आया।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बेहद स्लो चलते हैं, बहुत धीरे 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 चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं। एक छोटी सी कीड़ी, इंसेक्ट, उससे भी धीरे चलते हैं, बहुत धीरे। कारण यही है, बिल्कुल हल्का चलते ही कोलाइड हो जाते हैं। ये जो पूरा कंडक्टर है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, इसके अंदर जगह 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 आयंस प्रेजेंट हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन चलते टकराता है, चलता है टकराता है, चलता है टकराता है, तो वही उसकी स्पीड बहुत कम होती है। इसलिए हम निकालने जा रहे हैं कि उसकी स्पीड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कहते सर हैं। सर उसकी स्पीड में लर्न करनी जरूरी है क्या? उसकी स्पीड की वैल्यू लर्न करनी जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में इस वैल्यू का यूज करेंगे आंसर देते समय, ठीक है। अभी ड्रिफ्ट Okay, के बाद ही sir. मैं 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां यूज करूंगा उस वैल्यू का। हाँ जी सर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट करते हैं और करंट भी प्रोड्यूस करते हैं सर। बिल्कुल। करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके एक तरफ जाने लग जाते हैं, इनकी दिशा एक तरफ हो जाती है सबकी, ठीक है, तो ये उस समय करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। करंट मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज दैट वन डायरेक्शन? ऑल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। भाई पहले तो अलग अलग जा रहे थे, नाउ नाउ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग towards the positive end of the conductor. इसलिए we can say they constitute the current. Clear? ओके सर। चलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। अब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं 5 मिनट अभी आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, फिर आप उसके बाद अपना डाउट पूछना बीच में। तो एक बार मैं इसे कंप्लीट कर लूं। तो अभी देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पर आएंगे हम लोग। देखिए, क्योंकि डेफिनेशन का पहला वर्ड कहता है कि ये एक एवरेज वेलोसिटी है, तो हम डेरिवेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस पे वेक्टर लगा दीजिए ऊपर, सबको ऐड कर लीजिए और n नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका हो गया डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप। अब क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है ना, वो दो प्रकार की है। देखो, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो भी उनके पास कुछ वेलोसिटी थी, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वो रुके हुए थे। तो आपने अभी समझा कि वो उस समय इस रैंडम मोशन में थे, चल तो वो तब भी रहे थे, मोशन में तो वो तब भी थे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सब एक डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड जाने लग जाते हैं। सो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास दो तरह की वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी तो उनके पास पहले से ही थी, थर्मल वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी वो है जो वो गेन करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसलिए जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं लिखूंगा जितनी उसकी पहले वेलोसिटी थी प्लस जितना उसमें एक्सेलरेशन हुआ मल्टीप्लाइड जितने टाइम तक ये एक्सेलरेशन हुआ। बच्चों यहाँ टाइम को इस सिंबल टाउ से शो करते हैं, और यहां ये टर्म रिप्रेजेंट करती है रिलैक्सेशन टाइम को। तो अभी एक बार हमें समझना होगा कि रिलैक्स टाइम क्या होता है। देखिए, सिंपल भाषा में समझिए कि रिलैक्स टाइम वो टाइम है जितने समय में इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट कर रहे हैं, जिस समय में वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को गेन कर रहे हैं, और ऐसा सिर्फ तभी सर, होगा जब वो साउंड नहीं आ कोलाइड रही। नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड ना कर रहे हो। मैं ऑडिबल ना हूं? हेलो? Yes, सर एक sir. बार दोबारा Sound बताना है little कि bit. रिप्रेजेंट हाँ करता है। दोबारा एक बार बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान बता से दो। सुनो पहले। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मैं ये रिलैक्स टाइम के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे u तो हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, जो कि उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले की वेलोसिटी। v1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वेलोसिटी जो आई, a हो गया एक्सेलरेशन, और ये जो मैंने टाउ बनाया ये है टाइम। ये इस टाइम को यहाँ कहते हैं रिलैक्स टाइम। रिलैक्स टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट कर रहा है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, और ऐसा तब होगा बच्चे जब वो कोलाइड ना कर रहा हो। क्योंकि देखिए, अब जैसे मानो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये मैंने ग्रीन कलर से जिसको दिखाया है, चलते चलते ये सामने आयन से टकरा
टकरा गया, ये मेरा आयन है। लेकिन इस बीच में ये जो पूरा ग्रीन पाथ है, इस बीच में वो कहीं किसी चीज से कोलाइड नहीं कर रहा। तो जितने समय तक वो बिल्कुल सीधा चल रहा है बिना कोलाइड करे, जितने समय तक, उस टाइम को बच्चे हम लोग बोलते हैं रिलैक्स टाइम। उस टाइम में ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को गेन करेगा, क्योंकि कोलाइड करके तो वो अपनी स्पीड को लॉस कर देगा। इसलिए तो अब इस तरह से हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए लिख पाएंगे उसकी इनिशियल थर्मल स्पीड प्लस उसमें होने वाला एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड जितने समय तक ये एक्सेलरेशन हो पाया, यानी जब तक उसने कोलाइड नहीं किया। तो इस तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा U3 प्लस एक्सेलरेशन और उस तीसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्स टाइम, और इस तरह से nth इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा UN प्लस एक्सेलरेशन और उस nth इलेक्ट्रॉन का टाइम। तो बच्चों अब आपको ये सारी वैल्यूज जाकर इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए आपके पास इस तरह से ये रिलेशन बन जाएगा, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज U1 प्लस एक्सेलरेशन τ1 प्लस U2 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू τ2 as so on UN प्लस एक्सेलरेशन इंटू τn डिवाइडेड बाय n। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहां पर U1 U2 UN इन सबको एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए, U1 U2 U3 अप टू UN इन सबको एक साथ लिख दीजिए, और ए जो एक्सेलरेशन है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, उसे कॉमन ले लीजिए, और टाइम वाली टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए T1 प्लस T2 अप टू τn। और फिर ऐसा करने के बाद n से इस टर्म को अलग डिवाइड कर दीजिए और इसको अलग डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने के बाद अगर आप थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सोचें, कैन यू थिंक ऑफ कि इसकी क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, U1 प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर एज सो ऑन UN वेक्टर डिवाइड बाय n। बच्चों इसका क्या आंसर होना चाहिए, ये सारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, U1 वेक्टर U2 वेक्टर U3 वेक्टर UN वेक्टर बाय n। तो आंसर है ये सारी वैल्यू आपकी 0 आने वाली है। सोच सकते हो क्यों, किस लिए 0? सर वो रैंडम है तो इनिशियल स्पीड सर नहीं 0। नहीं नहीं, देखो सबसे पहले U सिंबल क्या है, पहले नाम बताओ क्या चीज है U? थर्मल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी। कोई भी बच्चा स्पीड बोलेगा इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म होता है, और इनिशियल वेलोसिटी किस चीज की वजह से है, थर्मल एनर्जी के कारण है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल थर्मल एनर्जी है वो कैसी, क्या सभी इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी थर्मल स्पीड एक ही डायरेक्शन में थी? तो आंसर है नहीं। सभी इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन उन सबकी कैसी पड़ी अभी हमने पीछे पॉइंट, बोलिए बच्चों क्या पॉइंट पड़ा? अब जब वो रैंडम जा रहे हैं बच्चों, और मैं वेक्टर्स को ऐड करूं कि अगर एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे लेफ्ट में होगा तो उसी इंस्टेंट पे एक वेक्टर राइट में भी तो हो सकता है, एक वेक्टर ऐसे डाउन हो सकता है तो उसी इंस्टेंट पे एक वेक्टर ऐसे ऊपर भी तो हो सकता है, यस और नो? सर नहीं भी तो हो सकता है, किधर? ऐसा हो सकता है कि वो एकदम बेटा इस opposite- बात को समझो, वो सारे जो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की वेलोसिटी रैंडम है। अब रैंडम होने की वजह से क्या होता है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, तो उस पूरे ग्रुप में अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा होगा तो जरूर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन भी होगा जो राइट में जा रहा हो, क्योंकि रैंडम है। कोई डाउन जा रहा होगा तो जरूर ऐसा भी होगा कि वो ऊपर जा रहा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रैंडम वर्ड नहीं माना जाएगा ना। रैंडम का मतलब ही क्या है, सब अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में सभी मूव कर रहे हैं। तो अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बच्चों रैंडम रहेगा तो वो रैंडम तभी हो सकता है जब हमारे पास यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग जाएं, और अगर हम इन अपोजिट डायरेक्शंस की वेलोसिटी को ऐड अप करेंगे वेक्टरली, तो बच्चों ये सारे वेक्टर्स ऐड होके कैंसिल हो जाएंगे और आपका यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इस रैंडम मोशन का पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते हैं।
हम यहाँ पे ये थ्योरी दे सकते हैं रैंडम मोशन। बेटा ये उसको क्लियर होगा जिसको वेक्टर की समझ हो। पहले आप मुझे बताओ, दो वेक्टर हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो सिर्फ इस बात का आंसर करो कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा। नहीं, दो वेक्टर हैं, सिर्फ दो। बोलो कितने वेक्टर्स हैं? जीरो होगा। अब ऐसे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम जा रहे हैं, रैंडम। अब मुझे ये बताओ रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? रैंडम मतलब क्या चीज है रैंडम? बोलो। हाँ, किसी का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों बातों को जोड़ो कि कई सारे वेक्टर जिनकी वैल्यू बराबर है लेकिन उनकी किसी की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और हम उन सब वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो कैसे ऐड होगा? कुछ वेक्टर लेफ्ट में होंगे तो साथ ही साथ उस समय कुछ वेक्टर का डायरेक्शन राइट में होगा, कुछ अपवर्ड होंगे तो कुछ डाउनवर्ड होंगे। यानी कहने का मतलब वो सब रैंडम है। तो उनका रिजल्ट क्या बनेगा अगर वो सब रैंडम जा रहे हैं? तो बोलो क्या लग रहा है आप लोगों को? हम उनको ऐड करेंगे, डायरेक्शंस हमारी सबकी अपोजिट हैं। आज आ गया समझ बात? यहाँ पर हमारे पास रैंडम वेलोसिटी होने के कारण जो नेट वैल्यू है वो आने वाली है 0, क्योंकि यहाँ हमारा मोशन रैंडम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेट वैल्यू आने वाली है 0, क्योंकि मोशन हमारे पास रैंडम हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे जब ये सारी वैल्यू रैंडम होने के कारण 0 आ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3 इस सबको एडअप करके 0 लिखने वाले हैं। और जब हम इस सबको एडअप करके 0 लिख देंगे तो इसलिए ये वाली वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो अब सिर्फ कौन सी वैल्यू रह गई आगे? बोलो। रिलैक्सेशन टाइम और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और ये टाइम वाली वैल्यू रह गई। तो चलिए अब इस वाली वैल्यू को आगे हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट मुझे दो, एक सेकेंड स्टार्ट करवाना। तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज देना। बेटा लीव नहीं करना है, प्लीज समझ के जाओ पूरी बात। लीव फिर नहीं ऐसे कर रहा, वो कनेक्शन एरर आ रहा बार बार। किस चीज में? सर कनेक्शन अच्छा नहीं है, वो बार बार अटक रही है वीडियो। एक सेकेंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब यहां पर हमारे पास ये वाली पूरी वैल्यू एडअप होकर 0 हो गई है। हमारे पास हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह गई, एक्सेलरेशन τ1 τ2 τn। अब ये बताओ कि ये τ1 τ2 τn ये सब क्या थे? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। किस किस के रिलैक्सेशन टाइम है? τ1 किसका है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का। τ2 किसका है? सेकंड इलेक्ट्रॉन का। τ3 है थर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो और मैंने उसको टोटल सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिए। तो मैं उन सबको एक सिंबल टाउ से रिप्लेस कर दूंगा, और यहां इस टाउ का मतलब होगा एवरेज रिलैक्स टाइम। कह सकता हूं ना मैं इसको, क्योंकि वो सारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं बच्चों। τ1 τ2 अप टू τn n से डिवाइड हो रहा है। क्या हम इसको एवरेज कह सकते हैं? यस और नो? यस सर। चलिए अब हम Yes, पहुंच sir. जाते हैं इस तीसरे इक्वेशन पर। अब यहाँ तीसरे इक्वेशन पर आने के बाद हमें पुट करना है इस एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे आपको सिंपली यहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाना है। बताइए न्यूटन्स का सेकंड लॉ। सर F इक्वल्स टू ma। F इज इक्वल टू ma। वेरी गुड। तो ये हमने लगा दिया न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो इससे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी इलेक्ट्रॉन में वो होगी फोर्स डिवाइडेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब हम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स मैंने ऊपर समझाया है, QE, वेरी गुड। सो पुट दैट वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम F इज इक्वल टू QE पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाता है, देखिए E कैपिटल E डिवाइड बाय M, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई टाउ, टाउ हो गया यहाँ पे एवरेज रिलैक्स टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये डेरिवेशन पूरी होती है। ठीक है, तो अब बताइए यहां तक कोई डाउट? सर आपने Q सर- को E कैसे लिख दिया? Q को E इसलिए लिख दिया, वो जो फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q, उसमें Q है चार्ज की इक्वेशन। F इज इक्वल टू Q, Q मीनिंग चार्ज। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, कौन सा चार्ज लग रहा है? मतलब यहाँ चार्ज किस चीज का लेना है? जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसपे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है यहाँ पे, इसलिए। सर सबकी एक्सेलरेशन इक्वल क्यों है? सबकी एक्सेलरेशन इसलिए है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। सोचिए सबकी एक्सेलरेशन इक्वल क्यों है, तो इसका आंसर न्यूटन्स का सेकंड लॉ ही करता है हमें। इस वाले फॉर्मूला को ध्यान से देखो, आपको जरूर अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा। क्या सभी पार्टिकल का मास सेम है जो मूव कर रहे हैं? नहीं, पहले बताओ ये फैक्टर सेम है सबके लिए? यस सर। सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक जैसा मास है। फोर्स ये है, क्या सबके लिए E सेम है? क्या सबके लिए Q सेम है? क्या सबके लिए मास सेम है? यस सर। तो सबके लिए एक्सेलरेशन भी कैसे हुई बेटा? सेम हुई। ठीक है, तो इन दिस वे आपके पास यहाँ पर ये एक्सेलरेशन की डेरिवेशन, ये सॉरी ड्रिफ्ट स्पीड की डेरिवेशन हो जाती है। सो इज दिस पॉइंट क्लियर कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड? Yes. तो ये वाला पॉइंट बच्चे, आज आप ये वाला एज ए होमवर्क इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे इसका PDF बनाकर सेंड करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डेरिवेशन क्या है, और ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2 और 3 मार्क्स में बहुत बार ये डेरिवेशन आती है। डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड इट्स डेरिवेशन। तो ये पूरा आपका यहाँ नोट्स में इस 3rd पॉइंट तक कंप्लीट होती है यहाँ तक। ठीक है, बाकी इसे हम कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।